नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। जापान अब वापस से परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बनने वाला है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। So Japan prepares to restart world biggest nuclear plant after 15 years of Fukushima। तो ये फुकुशिमा क्या था जो उसके बाद से इसने अपना परमाणु प्लांट बंद कर दिया था और फाइनली ये इसको रीओपन कर रहे हैं। तो जो फुकुशिमा है ये परमाणु आपदा आई थी 2011 में। जब 2011 में परमाणु आपदा आती है ना, तो ये अपना जो प्लांट होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो जापान में ही लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में है। तो जब यहाँ पर फुकुशिमा परमाणु आपदा आती है तो ये दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर देते हैं। अब फाइनली इसको पुनः चालू करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये निर्णय ऐसे समय आया है जब जापान बढ़ती ऊर्जा मांग, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता, बढ़ती लागत और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आगे आते हैं। काशिवाजाकी कारीवा संयंत्र के बारे में बात करें तो स्थान है टोक्यो से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर में, आपका उत्तर पश्चिम में जो निगाटा प्रांत है वहां पर स्थित हो जाता है। प्लस क्षमता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, 7 रिएक्टर। तो फिर क्षमता की बात ही करना आप छोड़ दीजिए कि कोई भी देश कितना भी उत्पादित कर रहा होगा, ये उससे 7 गुना ज्यादा ही उत्पादित करेगा। संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी करती है। 2011 के बाद से बंद है और अब कई स्तरीय सुरक्षा निरीक्षणों और निगाटा प्रांत विधानसभा के समर्थन के बाद इसको ओपन करा है। ये वही कंपनी है जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र का संचालन करती थी, इसीलिए जनविश्वास और सुरक्षा मानकों को लेकर के विशेष सतर्कता बरती गई है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब आप देखोगे कि ये हमारा परमाणु संयंत्र आपदा आई थी मार्च 2011 में और ये पूरा एरिया कुछ रेड जोन टाइप का दिखाई दे रहा था। कारण क्या थे? तो 11 मार्च 2011 को ये घटना घटित हुई। 9.1 के आसपास यहाँ पर सबसे शक्तिशाली भूकंप आया जिसे तोहोकू भूकंप कहा गया। तो जब ये भूकंप आया ना, तो भूकंप की तुरंत बाद आई विनाशकारी जो सुनामी थी, इसने समुद्रीय तटीय क्षेत्र थे उनको बुरी तरीके से प्रभावित किया और जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र है इसको अपने चपेट में ले लिया। प्रभाव हुआ कि बैकअप जनरेटर और शीतलन प्रणाली निष्क्रिय हो गई, रिएक्टर्स मेल्टडाउन शुरू हो गए और हाइड्रोजन विस्फोट, रेडियोधर्मी रिसाव ये यहाँ पर चालू हो गया। परिणाम की बड़े पैमाने पर विस्थापन करना पड़ा, लोगों को जल्दी जल्दी वहां से निकालना पड़ा। भूमि जल वहां का पूरी तरह प्रदूषित हो गया और परमाणु नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। नीतिगत असर से जापान ने सभी 54 परमाणु रिएक्टर अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे। एक तरीके से उसने परमाणु संयंत्र ही अपने हटा दिए, नहीं बना रहा था। लेकिन अब 15 साल बाद उसको लगा कि नहीं भैया जरूरत है ये बनाने की, देन वापस से अब इस क्षेत्र में आ गए हैं। सो मानवीय और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बात करें तो इस आपदा के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और बड़े पैमाने पे जो निषिद्ध क्षेत्र था उसको घोषित कर दिया गया कि ये एक्सक्लूसिव जोन है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण कृषि, भूमि, जल, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सब गंभीर रूप से वहां पे प्रभावित हो जाता है। लंबे समय तक कैंसर और अन्य स्वास्थ्य जोखिम के आशंकों के कारण आपदा एक दीर्घकालीन मानवीय संकट लेकर के आई थी। 2011 के अगर हम बात करें तो वर्तमान में चालू योग्य रिएक्टरों में से 14 को पुनः शुरू किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि 54 थे, 54 बंद कर दिए गए थे उसके बाद से, तो 33 चालू योग्य थे उसमें 54 में से, तो अब उसमें से 14 शुरू भी कर दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा का योगदान 2011 से पहले 30% था। अब बिजली उत्पादन में आयातित जीवाश्म ईंधन का योगदान 60 से 70% है। आर्थिक आबादी केवल पिछले वर्ष ऊर्जा आयात करना $68 अरब का व्यय किया था सरकार ने। और पर्यावरणीय चिंता है कि कोयला व गैस की बढ़त से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, इधर थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा। पुनः आरंभ के प्रमुख कारण तो एक तो ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आयातित ईंधन से इनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दूसरा आर्थिक तर्क है कि महंगे ईंधन आयात से बजटीय घाटा भी होता है। जलवायु लक्ष्य है कि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने की दिशा में बढ़ना है। तकनीकी मांग यह है कि एआई और डेटा सेंटर अवसंरचना के लिए बढ़ती बिजली आवश्यकता जरूरी है। और भू राजनीतिक संदर्भ यह है कि वैश्विक ऊर्जा जो आपूर्ति है वो अस्थिर है। जैसे कि आप देख रहे हो जापान, चीन, अमेरिका, भारत, रूस के बीच
ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन देश ये हो ही जाता है। तो जब एक देश दूसरे देश से कुछ आयातित करता है तो सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, युद्ध चले आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सलेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। सुरक्षा और नियामक सुधार, तो फुकुशिमा के बाद जापान ने परमाणु सुरक्षा ढांचे को कड़ा किया है। स्वतंत्र परमाणु नियामक प्राधिकरण NRA और उन्नत भूकंप तथा सुनामी रोधी डिजाइन यहाँ पर की गई है। बहुस्तरीय बैकअप पावर और शीतलन प्रणालियां बनाई गई हैं तथा स्थानीय सरकारों और समुदायों की सहमति पर जोर दिया जा रहा है। आलोचनाएं और चिंताएं, जन विश्वास की कमी, तो फुकुशिमा की स्मृति अभी भी ताजा है लोगों के मन में। भूकंपीय क्षेत्र से वो अभी भी डर रहे हैं वापस ओपन करने से। दीर्घकालीन परमाणु जो अपशिष्ट है वो चुनौती है और अतीत की विफलताओं के कारण यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में क्वेश्चन है, फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 का तत्कालीन कारण क्या था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक्स।